चलिए अब आगे देखिए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब इसमें कह रहा है कि भारत के अंदर किस तरह से लैंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइन बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल किसी। यानी ये कहना चाहता है कि भारत के अंदर जो भूमि का उपयोग होता है वो फिजिकल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, यानी भौतिक कारक पर भी डिपेंड करता है ना, कि किस तरह से भारत का उपयोग हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है भूमि की स्ट्रक्चर। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? भूमि का स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मान लीजिए अगर भूमि का स्ट्रक्चर समतल है, समतल यानी कहने का मतलब प्लेन है, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग बसते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपना बिहार है ये प्लेन क्षेत्र है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बाकी अगर आप असम देख लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या असम हो गया, चाहे आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इन सब जगहों पर जनसंख्या काफ़ी कम है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। और साथ में वहाँ पर जो ज़मीन होता है वो मैक्सिमम जंगलों के अंदर चला जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर खेती ज़्यादातर नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो हॉर्टिकल्चर टाइप किया जाता है, यानी मतलब बागवानी टाइप किया जाता है, जैसे चाय वगैरह ये सब का खेती किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि भूमि के उपयोग का तरीका बदल जाता है यदि हम लैंड का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंड स्ट्रक्चर, ठीक। अगला क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। अब कहीं कहीं का भारत के अंदर लीजिएगा तो कश्मीर वगैरह का क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भूमि का अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर सेब वगैरह उगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है हॉट क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पे हम लोग गेहूँ चावल वगैरह और भी बहुत सारे मैक्सिमम और जो फसल होता है सीरियल्स यानी अनाज, वो हम लोग उपजाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सॉइल टाइप, सॉइल का प्रकार भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि सॉइल का स्ट्रक्चर अगर हो गया तो सॉइल का टाइप भी मतलब सॉइल का प्रकार अगर चेंज कर दिया जाए, जैसे कि कहीं पर हमारे यहाँ जानते हैं ब्लैक सॉइल पाया जाता है ना, और ये भी हम लोग जानते हैं कहीं कहीं पर हमारे यहाँ रेड सॉइल पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉइल टाइप पर भी डिपेंड करता है। फिर अगला है एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर्स, और साथ में ह्यूमन फैक्टर भी डिपेंड करता है। जैसे पॉपुलेशन ह्यूमन का बहुत ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वहाँ पर किस टाइप का फसल का उत्पादन होगा। साथ में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, जैसे टेक्नोलॉजी अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास है, अधिक से अधिक हम लोग बंजर भूमि को भी उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, ठीक। और अगला है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल इटीसी, यानी कि अगर मान लीजिए कल्चर और ट्रेडिशन जो है काफ़ी डेवलप है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर खेती वगैरह लोग नहीं करते हैं, जमीन को छोड़ देते हैं, जमीन को किसी दूसरे प्रयोग में कर लेते हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाने में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल और कल्चरल भी, यानी व्यवसाय भी डिपेंड करता है और उनका कल्चर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं तो वो भूमि का प्रयोग खेती करने में मैक्सिमम नहीं करते, ठीक है। अब अगला है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज डाटा, ठीक है। तो भारत के अंदर जो भारत अभी जमीन का प्रयोग कर रहा है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। हाउएवर इट इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अब देखिए इसका मात्र 93% ही हमारे पास अवेलेबल होता है, क्योंकि बाकी जो जमीन होता है द लैंड्स यूज रिपोर्टिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम एंड हैज बीन डन फुल्ली। अब ध्यान से देखिएगा, यानी कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मैक्सिमम जमीन है हमारी, भारत की मैक्सिमम जमीन कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, यानी अपना हो गया यूपी बिहार ये सब जो क्षेत्र हो गए नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जमीन भारत का पाया जाता है, सिर्फ असम को छोड़ के। अब असम में ऐसा क्या है, तो असम के अंदर असम हैज नॉट बीन फुल्ली डन फुल्ली, मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर occupied by the Pakistan and China have also not been surveyed। अब देखिए कुछ जमीन ऐसा भी है असम के अलावा, असम में भी कुछ जमीन जो है अभी भारत के कैप्चर में नहीं है, वहाँ पर लफड़ा चल रहा है चाइना की वजह से, ठीक है, उधर चाइना की वजह से चल रहा है, ठीक है। और इस वजह से, और साथ में बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारा जमीन है, लाखों स्क्वायर किलोमीटर है, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर नहीं बोले, मतलब कि लाखों मीटर स्क्वायर है,
जो भूमि यानी बहुत बड़ा क्षेत्र भारत का पाकिस्तान और चाइना अपने कब्जे में करके रखे हुए, तो वो भूमि हमारे उपयोग में लगी। यानी कि टोटल जो भूमि है हमारा 100%, उसका हम लोग मात्र 93% भूमि ही प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद है वो आपको ये वाला पॉइंट देखिए, लैंड रिसोर्स इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो भी लैंड रिसोर्स, अब देखिएगा एक मैप है इसके बाद, एक मिनट, लैंड रिसोर्स इससे पहले आपको बुक में एक मैप दे रखा है, ठीक है ना, वो मैप आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा बुक से। ठीक है, देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ठीक है, वो मैप कैसा है, मैं वो मैप आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा मैप को। ये रहा मैप, देख सकते हैं आप लोग, है ना। 2 पाई चार्ट है, इसमें दिखाया गया है इस पाई चार्ट के अंदर कि जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960 to 1961, यानी कि 1960-1961 के बीच में भारत में जो जमीन था उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए ये जो दे रखा है इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इसको रीड कर लीजिए, कौन सा जमीन बढ़ा, कौन सा घटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, आपको फॉरेस्ट लिखा है ना, कौन सा कलर से है, ब्लू कलर से, यानी दैट मीन्स ये वाला 18.11% है, जो फॉरेस्ट चल के बाद में बढ़ गया 22.78%। ठीक है, तो ये पाई चार्ट को आप लोग रीड कर लीजिएगा, 1960 और 2008-2009 का ये डाटा है, तो इन दोनों में कौन बढ़ा है और कौन घटा है। ठीक है, तो जब आप इसको रीड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें, है ना, बहुत सारा ऐसा, जैसे कि यहाँ पर एक पीला कलर वाला एक बार हम लोग देख लेते हैं, येलो कलर वाला बंजर एंड बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, इसके बारे में हम लोग पढ़े, ये येलो कलर से दिखाया गया, ये 12.01% है। ठीक है, जो बाद में चल के कितना हो गया है, 8.61%, कितना हो गया है, 8.61%। तो देखिएगा ये थोड़ा सा बुक जो है धुंधला है। ठीक है, आप लोग अपना से पढ़ लीजिएगा। तो ये ज़मीन हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो घटा है तो कहीं दूसरे ज़मीन में गया होगा जहाँ पर इसका यूज में लिया गया होगा, तो आप लोग चेक कीजिएगा और चेक करके कौन बढ़ा कौन घटा, इसको आप लोग को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, जो भी बच्चे इसको कर ले तो उनके लिए आसान रहेगा। बाकी देखते हैं हम लोग, अगला है अब लैंड रिसोर्स इन इंडिया, इसको आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, और साथ में इसे याद भी करना है। ठीक है, अब पिछला जो हम लोग पढ़े, तो पिछला जो हम लोग बुक से पढ़े, जैसे कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो वो आप लोग को अगर नहीं लिख के याद करना है, कोई जरूरत नहीं उसे नहीं लिख के याद करना है, लेकिन ये वाला जो कंटेंट है इसको आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है, मेन लैंड रिसोर्स जो है इंडिया में, उसका प्रयोग कहाँ हुआ है मैक्सिमम, वो यहाँ दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम बता चुके हैं, एक पाई चार्ट से भी बता चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, देखिए इंडिया हैज लैंड ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइसलैंड। ठीक है, बहुत वेराइटी का फीचर्स पाया जाता है इंडिया के अंदर, प्लेन पाया जाता है, प्लेट्यू पाया जाता है और आइसलैंड भी पाया जाता है। ठीक है, अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। अब इसका 43% क्या था, प्लेन था, विच प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, जिसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर और साथ में इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, माउंटेन्स अकाउंट टू बी 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर द पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। अब देखिए ये पेरेनियल फ्लो ऑफ सब रिवर्स क्या बोले, बोला 33% भारत का जो टोटल सरफेस का 30% जो है वो क्या है, माउंटेन है। अब इसमें कह रहा है पेरेनियल का मतलब होता है सालों भर। ठीक है ना, पेरेनियल का मतलब क्या होता है, सालों भर, जो सालों भर नदियों को फ्लो को होने देता है। माउंटेन के अंदर हम लोग जानते हैं बहुत सारा पर्वत है, जैसे कि भारत के अंदर केदारनाथ में जो हम लोग जानते हैं वहाँ पे माउंटेन्स के अंदर रिवर, बहुत सारा रिवर निकलता है, गंगा यमुना। ठीक है, ये सब रिवर जो है कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है। तो मैक्सिमम जो रिवर्स होती हैं उनको फ्लो होने देता है कौन, माउंटेन। अब देखिए प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एंड टूरिज्म इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब ध्यान से देखिए, साथ में जो माउंटेन्स बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वैली वगैरह होता है, घाटियाँ होता है उसमें, है ना, तो बहुत अच्छा देखने के कारण यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो आपको हम बताएंगे केदारनाथ वगैरह हो गया, वहाँ पर बहुत बढ़िया है। ठीक है, साथ में आप चले जाइए, जम्मू कश्मीर भी है, झेलम नदी है, वहाँ भी बहुत बढ़िया है, घूमने लायक प्लेस है। ठीक है, तो पहाड़ी के अंदर से नदियाँ बहती हैं, साथ में पहाड़ों पर मैक्सिमम जो फॉरेस्ट होता है पहाड़ों पर ही पाया जाता है। ठीक है ना, अब अगला देखिएगा, अगला कह रहा है यहाँ पर इसी के कारण
मैक्सिमम टूरिज्म प्लेस बना दिया गया है जहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट घूमने आते हैं, और साथ में हमारा इकोलॉजी इससे काफ़ी अच्छा होता है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ये बहुत अच्छा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा पेड़ पौधा होता है, जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, माउंटेन के ऊपर पाया जाता है, और साथ में बहुत वैरायटी ऑफ जानवर भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बेटर है कौन? माउंटेन। अगला देखिए, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन। अब इसका 27% क्या है? पठारी क्षेत्र है ना। पठार यानी पठार क्या होता है? मैक्सिमम बच्चे पूछेंगे सर ये पठार प्लेट्यू क्या होता है? देखना ध्यान से, पठार क्या होता है। पठार जो होता है वो हम लोग बोलते हैं जैसे प्लेन हो गया, ठीक है, और एक माउंटेन हो गया। तो माउंटेन जो हो गया काफी हाईएस्ट होता है ना, ऊंचाई उसका ज्यादा होता है। लेकिन जो प्लेन जो प्लेट्यू होते हैं यानी पठार जो होते हैं, ठीक है ना, तो पठार माउंटेन और प्लेन्स के दोनों के बीच का होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक, अब अगला देखिएगा, प्लेट्यू में क्या होता है? इट पोसेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ द मिनरल फोसिल्स फ्यूल एंड फॉरेस्ट। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पठार, हमारे पठारों के अंदर मिनरल पाया जाता है, ठीक है ना, फोसिल्स फ्यूल्स भी पाया जाता है, ठीक है ना, गैस वगैरह है ना। फोसिल्स फ्यूल में हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम गैसियस गैस वगैरह भी आता है फोसिल्स फ्यूल, और साथ में फॉरेस्ट और जंगल भी मैक्सिमम यहाँ पर पाया जाता है। पठारी क्षेत्र में भी जंगल भी पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि माउंटेन वाले क्षेत्र में भी जंगल होता है और पठारी क्षेत्र में भी जंगल होता है। लेकिन मैक्सिमम अगर पूछा जाए कौन से क्षेत्र में होता है, तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट होता है वो आपको बोल सकते हैं हम लोग पठारी क्षेत्र में होता है, ठीक है, और माउंटेन क्षेत्र में भी फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपको लैंड रिसोर्स इन इंडिया। देखिएगा अब इसी में कुछ पॉइंट है लैंड रिसोर्स इन इंडिया में। इसमें है कि हमारा जो NSA है, NSA यानी नेट सॉन एरिया, ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। कोई स्टेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बुआई करता है और कोई जो होता है कम बुआई करता है, ठीक है। इसलिए हर स्टेट का अलग अलग NSA होता है, यानी नेट सॉन एरिया, ठीक है। तो नेट सॉन एरिया जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, इन दो स्टेट में 80% लगभग नेट सॉन एरिया है, ठीक है। लेकिन वही अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, है ना, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब भारत का क्षेत्र है। यहाँ पर मात्र 10% या उससे कम ही नेट सॉन एरिया है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र होता है, वहाँ का नेट सॉन एरिया अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसके बाद लैंड रिसोर्स इन इंडिया के बाद है अगला जो पॉइंट है वो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि भूमि का क्या होना, कमी होना, धीरे धीरे कमी होना, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन भारत के अंदर हो रहा है भाई, है ना, बहुत तेजी से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। कारण बहुत सारी है, ठीक है ना। पानी जो होता है आप जानते हैं भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जो क्या कहती हैं, पानी को अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती है, मिट्टी को, लैंड्स को बहा कर लेकर चली जाती है। तो भारत के अंदर जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसमें बहुत बड़ा रोल है रिवर्स का, जो धीरे धीरे जमीन को, लैंड्स को कम करती जा रही है, ठीक है। जैसे कि एक आपके बुक के अंदर एक पाई चार्ट दे रखा है, हो सके तो आप लोग उसे देखिएगा। ये जो बुक जिस बच्चा से मैं लिया हूँ थोड़ा सा धुंधला है, ठीक ना, मगर आप लोग देखिए शायद कहीं समझ में आए। ये रहा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें आपको दिखाया गया है पाई चार्ट के अंदर, जो दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी देखिए, ये 56% ये क्या है, वाटर इरोडेड एरिया, यानी कि पानी के द्वारा बहाया गया क्षेत्र है 56%, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो गया है, तो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गया। अगला देखिए फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, यानी कि कितने क्षेत्र फॉरेस्ट के द्वारा डिग्रेड किया गया है ना, कम किया गया है, तो ये आपको 28% हो गया, ठीक है। इसके बाद है सलाइन और अल्कलाइन लैंड, ठीक है। अब सलाइन और अल्कलाइन लैंड क्या है, तो यानी कि अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला देख कर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया में इतने % जमीन पे जंगल है, ठीक है। अब ये मत समझिए जंगल के कारण बर्बाद नहीं हुआ है, तो उतना % पे जंगल है, तो जो वहाँ पे जंगल है तो हम लोग वहाँ पर नेट सॉन एरिया नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग वहाँ पर बुआई नहीं कर सकते, इसलिए इसको डिग्रेड एरिया बोला है, ठीक है। अब अगला है आपको सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड, ठीक है।
तो सलाइन और अल्कलाइन लैंड यानी कहने का मतलब कि बहुत सारा ऐसा ज़मीन है ना, जिस पे बहुत ज़्यादा नमक होने के कारण, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सलाइन मतलब नमक, है ना। अल्कलाइन का मतलब वही होता है, बेसिक से बता रखे हैं आप लोग को साइंस में, अल्कलाइन का मतलब बेसिक से होता है। तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाने के कारण उस धरती पे हम लोग क्या नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, कुछ चीज़ उपजता नहीं, उसके कारण भी धरती बर्बाद होता है। जो कितना परसेंट हुआ है आप लोग यहाँ दे सकते हैं, 6% हुआ है, ठीक है। इसके अलावा है विंड इरोडेड एरिया, यानी हवा भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, जो क्या करती है हमारे यहाँ के लैंड्स को एक जगह से दूसरी जगह बहा कर लेकर चली जाती है, उड़ा कर लेकर चली जाती है, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं विंड इरोडेड एरिया। तो कितना है, 10% विंड इरोडेड एरिया, ठीक है। ये पाई चार्ट को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक काफ़ी है। अब इसके बाद हम लोग जो अगला पढ़ेंगे, ये तो था मतलब कि इंट्रोडक्शन था किसका, तो इंट्रोडक्शन था आपको लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन इंडिया का। अब क्या क्या कारण है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे आपके यहाँ पर लिख रखा हूँ मैं, कारण क्या क्या है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।